बीच में जो गई है ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। अब ऐसे नहीं बांट देती कि बीच में से काट देती है, ध्यान रखिएगा। बांट देती मतलब आपने एक फुटबॉल ली, फुटबॉल पे क्या करिए, एक बीच में से ऐसे करके दोनों तरफ से लाइन ऐसे घुमा दीजिए। अब आप क्या होगा, ये ऊपर की फुटबॉल है, ये नीचे की फुटबॉल है, ये तो कहोगे ना। इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब इक्वल है ना, इक्वेटर। भूमध्य रेखा, भू के अंदर, भू के मध्य में खिंची हुई, भू मतलब पृथ्वी, भूगोल में मैंने बताया भू मतलब क्या है, पृथ्वी है। भू मध्य, भू के मध्य में खिंची हुई रेखा भूमध्य रेखा होती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। सोलर सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने, रोटेशन पढ़ लिया, रेवोल्यूशन पढ़ लिया। आज का टॉपिक हमारा है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको आज हम लोग को समझना है। होता क्या है, आपने पृथ्वी देखी हो कैसे बनी हुई, उसके बीच में ऐसे लाइन जाती है, फिर एक लाइन ऐसे जाती है, फिर एक लाइन ऐसे जाती है, ये लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस अपनी धरती के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो आपको दो लाइंस पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड्स और दूसरा लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप अपने पृथ्वी की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना चाहते हैं कि इस पे दिन रात कैसे बदलते हैं, इस पे सीजन्स कैसे बदलते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, सूरज कहाँ पे ज्यादा देर तक चमकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स में। बात समझ में आ रही है? एक टॉपिक अभी आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग यही पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल से संबंधित रहता है, CO2 वगैरह, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। सूरज की किरणें जो होती हैं वो साल भर इन्हीं लाइन के बीच में ज्यादा चमकती हैं, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। ये 23.1.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला, और ये 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ में जो लाइन गई हुई है ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, जो साउथ में गई है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। पृथ्वी पे टोटल कितनी लाइंस हैं? लैटिट्यूड जो है, एक तो बीच में गई है, बीच में जो गई है ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। अब ऐसे नहीं बांट देती कि बीच में से काट देती है, ध्यान रखिएगा। बांट देती मतलब आपने एक फुटबॉल ली, फुटबॉल पे क्या करिए, एक बीच में से ऐसे करके दोनों तरफ से लाइन ऐसे घुमा दीजिए। अब आप क्या होगा, ये ऊपर की फुटबॉल है, ये नीचे की फुटबॉल है, ये तो कहोगे ना। इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब इक्वल है ना, इक्वेटर। भूमध्य रेखा, भू के अंदर, भू के मध्य में खिंची हुई, भू मतलब पृथ्वी, भूगोल में मैंने बताया भू मतलब क्या है, पृथ्वी है। भू मध्य, भू के मध्य में खिंची हुई रेखा भूमध्य रेखा होती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, ये हिस्सा कहलाता है, अच्छा इसको अभी आगे समझा देंगे, पहले इतना हम समझा दें कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा होती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा गई है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, भले ही हमारी पृथ्वी बराबर नहीं दिख रही हो आपको, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, तो लेकिन ये बराबर भागों में बांट देती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब क्या होता है, जैसे ही इसको, अच्छा ये जो भूमध्य रेखा होती है, ये जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है, जैसे इधर से एक शुरू हुआ, इस पॉइंट से एक शुरू होगा, तो ऐसे घूम करके पीछे जाकर इसी पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आप
पृथ्वी का फ्रंट देख लो, बैक में भी यही यही वाली लैटिट्यूड घूम करके वापस आई हुई है, अलग पीछे कोई दूसरी नहीं खींची हुई है। पर लॉन्गिट्यूड्स में अलग है, लॉन्गिट्यूड एक यहाँ से आएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, पीछे जो लॉन्गिट्यूड जाएगा वो लॉन्गिट्यूड दूसरा रहेगा। पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया इक्वेटर ने, भूमध्य रेखा ने। जैसे ही दो भागों में बटेगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा, दो हेमिस्फेयर, एक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया सूरज पढ़ाया था, इसको बोलते हैं स्फेयर। पृथ्वी हमारी कैसी है? स्फेयर है। कैसी है? स्फेयर। जैसे फुटबॉल होती है इस तरह की हमारी पृथ्वी है। जब इसको दो भागों में बांट दिया जाता है तो एक आधा इधर का बचता है, आधा इधर बचता है। जब आधा स्फेयर बचे तो उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर, है ना? क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर बोलते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। वो समझाने के लिए मैं डैश लगा रहा था, पर कोई बात नहीं। और यहां भी हेमिस्फेयर बोलेंगे। तो क्या होता है, पृथ्वी हमारी स्फेयर, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब जब इसके बीच में से एक लाइन खिंच जाएगी तो आधा स्फेयर ही बचेगा, आधा स्फेयर ही बचेगा, तो इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। पृथ्वी हमारी जो है वो टिल्टेड है। ये मैंने एक इसका मॉडल बनाया है, आप समझोगे ये ऐसे है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, है ना? ये इसका एक्सेस है। तो इक्वेटर कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे जाएगा। ऐसे होती है अर्थ। ये एग्जैक्टली मैं समझाने के लिए सीधा बनाया हुआ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना जाए। अब ये दो पार्ट में बट गया। आधा पार्ट जो है ये कहलाता है नॉर्थ। अब इसी हेमिस्फीयर के आगे आप लगा लोगे ये नॉर्थ है, तो मैंने बताया था ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल बताया था आपको। तो ये जब दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो ऊपर वाला जो हिस्सा आधा है, आधा जो गोला बचा, एक टेनिस बॉल आती है, टेनिस बॉल जिससे टेनिस खेला जाता है, रबर की जो होती है, उसको क्या करो, ऐसे लो और उसका नाप करो बीच में से कहाँ जाएगा, और लेकर इसको काट डालो बीच में से। देखो ऊपर एक गोला बचेगा। कोकोनट खोलते दो, नारियल, नारियल को आधा ऊपर का बचता है, आधा इधर का बचता है, जब खोल देते हैं उसको, नारियल जैसे आधा बचता है वैसे ये पृथ्वी आधी बची, तो उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। जब बीच से काट दोगे तो जो ऊपर वाला गोला बचा इसको बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसी हेमिस्फीयर के आगे नॉर्थ लगा लो। क्या लगा लो? नॉर्थ। और इसको क्या बोल देंगे? साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई इतनी? इसको हिंदी में क्या कह लेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखो नॉर्थ मतलब उत्तरी होता है, तो इसको बोल लेंगे उत्तरी, और हेमिस्फीयर गोलार्ध। क्या रहेगा? गोलार्ध। और ये क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोल आधा, गोलार्ध आधा गोल, ये आधा गोल, ये तो आधा गोल साउथ का, आधा गोल नॉर्थ का, तो ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई? पृथ्वी को बीच में से एक लाइन जाती है, ये लाइन इमेजिनरी है, ये किसी ने खींची नहीं है पृथ्वी पर, ये सिर्फ हमारे यहाँ के क्लाइमेट को समझने के लिए, हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो अभी तक की रिसर्च करी है वो इस पर इसको समझने के लिए आती है कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी पे कहाँ पे गिरती है, वो यहीं पे गिरती है, इक्वेटर पे हमेशा 12 महीने गिरती रहती है। उसके बाद सूरज ऊपर नीचे डोलता रहता है, 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने इधर रहेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेगा, 6 महीने साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा। बाकी ट्रांजिशन टाइम जो होता है उसमें हम लोग को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, और जब प्रॉपर आ जाता है मई जून में तब एकदम फूक देता है यहाँ पे, और जब दिसंबर जनवरी में यहाँ चला जाता है तो यहाँ एकदम फूक देता है। और बाकी जो बीच के महीने जैसे अभी का टाइम चल रहा है अगस्त सितंबर, तो वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इधर से इधर जा रहा होता है, तो हमारे यहाँ से निकल चुका है, उनके यहाँ पहुंचा नहीं है, तो इसलिए वो भी सुकून में, हम भी सुकून में। बात समझ आ रही? उनके यहाँ ठंड से अब गर्मी शुरू हो रही है धीरे धीरे, और हमारे यहाँ ठंड धीरे धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी से हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, वो लोग ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर वाले। बात सब, अगर कहीं डाउट होगा पूछ लोगे आप लोग, कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग डायरेक्ट सामने बैठे हो, और इसमें किसी को कंफ्यूजन आएगा तो वो कमेंट कर ले, क्योंकि ये क्लास बहुत डिटेल क्लास होगी लैटिट्यूड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, उससे टाइम कैसे डिसाइड होता है, पूरा टाइम निकालना आपको, आप अपने देश का टाइम और दूसरे देश का टाइम सिर्फ लैटिट्यूड्स को पढ़ के निकाल सकते हो। अगर आपको पता है मेरा लैटिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड कितना है,
तो हमारे यहाँ का टाइम उनके यहाँ के टाइम का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान समझेंगे। तो ये कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। अब जो इक्वेटर है उससे 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि एक आर्कटिक सर्कल भी होता है, वो अभी मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है। जब हम दोबारा इसकी एडवांस क्लास लेंगे इसी सब्जेक्ट, इसी टॉपिक की, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, तब मैं आपको आर्कटिक सर्कल पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ यहीं तक बात करेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर और बाकी जो हमारी लाइन्स हैं। 23.5 डिग्री जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 लाइनें अभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 लाइन के बीच का जो ये पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधित या उष्ण कटिबंध, दोनों। उष्ण कटिबंध भी आप लिख सकते हो और उष्ण कटिबंधित भी लिख सकते हो। ये उष्ण कटिबंध, उष्ण यहां से लिख लीजिए, कटिबंध यहां से लिख लीजिए, और कटिबंधित इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन। आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा है क्लियर? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या, अब वीडियो में अगर आप अपने मोबाइल या टैबलेट किसी में भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो अब क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद जैसे आप ऐसे करके जूम करते हैं, उस एरिया को जूम करिए, वो एरिया बड़ा हो जाएगा, तो आपको आराम से ये दिख जाएगा। और कई लोगों को दिक्कत ये आती है कि सर धुंधला दिख रहा है, तो करना क्या, अपनी सेटिंग में जाना है और आपको वहां से जैसे 360p लगा हुआ है तो आपको उसको 480 या 720 या 1080 लगा लेना है। इस पर डेटा थोड़ा ज्यादा जाएगा 720 और 1080 पे। 480 या 720 पे आप देख सकते हो, तो आपको वैसे ही क्लियर दिखाई देगा। जितना कम पिक्सल लगाएंगे, जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब मैं पिक्सल पढ़ाऊंगा, पिक्सल की 360p क्या है, 480p क्या है, 720p क्या है, 1080p क्या है, ये कंप्यूटर की क्लास में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। फ्रेम पर सेकंड क्या होता है, FPS क्या होता है जिसपे वीडियो रिकॉर्ड होती है, जैसे अभी जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हो रही है। तो 60 फ्रेम सेकंड क्या होता है, 60 फ्रेम पर सेकंड क्या होता है, FPS बोलते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट फॉर्म क्या है, FPS है। शॉर्ट फॉर्म में FPS, और 30 FPS होता है, 25 FPS होता है, 60 FPS होता है। तो ये FPS क्या है, फ्रेम पर सेकंड का मतलब क्या है, वीडियो क्या होता है, फोटो क्या होता है, सब हम लोग कंप्यूटर क्लास में समझेंगे, ठीक। तो ऐसे करके आपको टॉरिड जोन, उष्णकटिबंधी, और इसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, जब फिर आर्कटिक सर्कल पढ़ेंगे तो हम लोग टेम्परेट जोन को पढ़ लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी उसको हिंदी में कहते हैं, टेम्परेट जोन होता है। तो आज हम लोग टॉरिड जोन पढ़ रहे हैं। टॉरिड जोन का वो हिस्सा है पृथ्वी का जिस पर पृथ्वी पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जहां पर जिस एरिया में गर्मी होती है उस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन, उष्णकटिबंधित। बात समझ में आ रही है? ये जो एरिया है पूरा पृथ्वी का बीच का, इक्वेटर है, इक्वेटर बीचों बीच में से गई है, और ये सारी लाइन इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब कल्पना की हुई, कि ऐसे पृथ्वी पे एक हम बीच में से पृथ्वी को बांट देते हैं, किसके थ्रू, इक्वेटर के थ्रू, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जैसे हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो हमको मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं ताकि आप लोग नोट कर लें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगा हमको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी हमें। नॉर्थ में रहती है ये नॉर्थ है ना, आप जान रहे हो यार ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ में 23.5 डिग्री मैंने कहीं लिखा था, अच्छा पहले लिखा था, तो यहां लिख देता हूं 23.1.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये साउथ वाला है, इक्वेटर के साउथ में है और साउथ हेमिस्फीयर में भी है। ये इक्वेटर के नॉर्थ है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है ये लाइन। हमारा भारत कहां पड़ता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। भारत की लोकेशन कैसे निकलेगी, लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से, ये भी हम लोग आगे जब लैटिट्यूड पढ़ लेंगे तब हम उसको भी समझा देंगे वहीं पे, ओके। इक्वेटर जा रही है, उसके नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, और 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न क्या है? हाँ, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं उसको। अब देखिए सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इनका काम क्या है? हम पढ़ तो रहे हैं इनको, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? अभी तक आपने हो सकता है अपने स्कूल में पढ़ा हो, आप चाहे हो सकता है 5th क्लास में, हो सकता है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में किसी भी क्लास में अगर आप हैं, तो आपने अगर इसको पढ़ा है तो क्या आप इसके काम जानते हो? नहीं जानते हो तो समझ लेंगे आज। ठीक है, इक्वेटर ने तो 2 भागों में बांट दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये सूरज जब यहाँ चमकता है, हमारे यहाँ पे सूरज जब चमकता है तो सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, ऐसे करके इस एरिया में पड़ती हैं। जब हमारे यहाँ मई जून का टाइम आता है तो जो पृथ्वी ऐसे टेढ़ी है, तो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अलग अलग जगह पर, एक यहाँ पे कंडीशन पढ़ाई थी, यहाँ कंडीशन पढ़ाई थी, यहाँ। हाँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा है ऑनलाइन, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पहले रोटेशन और रेवोल्यूशन देख लें, उसके बाद इस क्लास को आएंगे तो सही से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज समझ में फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन है कहीं पे तो पहले वो 2 क्लास देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, इतना आप करेंगे, उसके बाद इस क्लास में देखेंगे। यहाँ पर किरणें पड़नी है सूरज की। जब मई जून का टाइम आता है, हमारा भारत यहाँ पड़ता है, यहाँ पर ये भारत है, हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये है। ठीक है, भारत के बीच में से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेंगे, बीच आ रहा है ताकि इसका ये ऐसे करके भारत के बीच में से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे बना लेते तो बीच आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में से गुजरती है और ये गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? जब मई जून का टाइम आता है तब सूरज इक्वेटर के ऊपर, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, ये एरिया, इस एरिया में सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही होती हैं इस तरह से। जब ऐसे पृथ्वी है और ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये, और पृथ्वी ऐसे, सूरज यहाँ है, यहाँ से किरणें डायरेक्ट यहाँ पड़ रही हैं। ये एरिया जो है ये क्या रहता है? गर्म रहता है, यहाँ डायरेक्ट किरणें पड़ती है सूरज की, इसलिए यहाँ गर्मी होती है। इसलिए आप देखोगे आपके यहाँ मई जून में गर्मी होती है। गर्मी कब होती है आपके यहाँ पे? मई जून। इसका मतलब मई जून में सूरज की डायरेक्ट किरणें जो पड़ रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में पड़ रही होती है, तो आपके यहाँ गर्मी रहती है। उसके बाद जब टाइम बीतता है तो सूरज यहाँ से चल देता है कि भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर हम दोबारा लौटेंगे। सूरज कहाँ चल देता है? सूरज यहाँ से यहाँ आएगा और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में यहाँ पे चमकने लगेगा, यहाँ डायरेक्ट किरणें आएंगी। जब सूरज यहाँ पे डायरेक्ट किरणें दे रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच का एरिया ठंडा रहेगा, क्योंकि सूरज डायरेक्ट किरणें दे रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ से यहाँ तक दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा? ये एरिया ठंडा रहेगा, नीचे वाला एरिया, और यहाँ पर जाड़ा होगा। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तब साउथ हेमिस्फीयर में जाड़ा होगा। सूरज की मैक्सिमम किरणें डायरेक्ट है यहीं तक पहुंचती है, इसीलिए उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ज्यादा गर्मी रहती है। ये जब आपको अभी जल्दी जल्दी अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ इमेजेस लगा दिया करेंगे, इमेज लगा देंगे। जब आप इमेज देखोगे तो उसमें ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया दिखाया गया है, इस एरिया को एकदम लाल कलर से दिखाया जाता है, एकदम रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इस एरिया में गर्मी होती है ज्यादा। और इसके ऊपर फिर जब ये टेम्परेट जोन आ जाता है दोनों तरफ, टेम्परेट जोन को थोड़ा सा लाइट दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं होती, एकदम ऐसी गर्मी नहीं होती है कि आप कहोगे अरे भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम लोग के यहाँ गर्मी कितनी भयंकर होती है, एसी चलता है, कूलर चलता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। एसी थोड़ा सा राहत दे देता है, कूलर आप कितना भी चला लो, कूलर से कोई राहत नहीं मिलती आपको गर्मी के मौसम में। लेकिन जो टेम्परेट जोन में रहते हैं इनके यहाँ पे एकदम मस्त मौसम रहता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना यार ऐसा मौसम रहना चाहिए, वो मौसम रहता है टेम्परेट जोन वाले से। और उसके ऊपर तो हमेशा बर्फ ही रहेगी, एकदम ठंडा रहता है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ तक सूरज चमकता है, इसके ऊपर सूरज चमकता ही नहीं है, तो वहां पे बर्फ रहेगी हमेशा। ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, ये सब बर्फ वाले एरिया। नीचे अंटार्कटिका जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है ना? तो जब आपका ये वाला हिस्सा, जब सूरज यहाँ गर्मी दे रहा होगा, तब जो ऑस्ट्रेलिया वाला साउथ हेमिस्फीयर है,
यहाँ पर हमेशा ठंड मिलेगी। अब आपके अगस्त चल रहा है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब सूरज ने यहाँ से बाय बाय कह दिया आपको, नॉर्थ हेमिस्फीयर से बाय बाय हो गया आपका। अब सूरज जा रहा है यहाँ पे, सूरज जा रहा है मतलब ये है कि पृथ्वी घूम करके उस कंडीशन में आ रही है कि सूरज की किरणें वहां पहुंचेंगी। सूरज कहीं नहीं जा रहा, सूरज अपनी जगह पर है, लेकिन पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन करते करते पृथ्वी अब इस कंडीशन पे आएगी कि अब जो सूरज की डायरेक्ट किरणें हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ेंगी, और साउथ हेमिस्फीयर की ये जो एरिया है ये अब गर्म होगा। अब जो हाल हम लोग का था अभी तक मई जून में, वो ऑस्ट्रेलिया वालों का होने वाला है। अब वो गर्मी से परेशान होंगे। उनके यहाँ इतनी भयंकर गर्मी होती है कि कई बार तो ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के कारण, इतनी खतरनाक गर्मी होती है। और अब हम लोग आने वाले नवंबर दिसंबर जनवरी एकदम ठंड वाला मौसम हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है और डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ेंगी। सूरज तो जाड़ों में भी निकलता है, तो सूरज जाड़ों में निकलता है तो सूरज की रोशनी हमें बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग शाम के समय, सॉरी सुबह के समय सूरज की किरणों में जाके बैठते हैं, गर्मी लेते हैं, हाँ भाई सुकून मिल रहा है, ठंड से राहत मिली है। तो वही सूरज है, सूरज तो बदला नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सूरज दिसंबर जनवरी में अच्छा लग रहा है और मई जून में खराब लग रहा है? मई जून में तो बाहर निकला होता है, कमरे के अंदर भी गुस्सा आती, पता नहीं कितनी गर्मी करेगा सूरज। और समझ में आ रही है ना? और ठंड में वही सूरज निकल आता है तो बड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ जहां रोशनी आ रही है कमरे के अंदर वहीं जाके बैठना है हमको। ठंड में कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मियों में आप अभी डालिए 2 घंटे 3 घंटे बाद उठा लाइए। कई अंग्रेज यहाँ के हैरान हो जाते, कहते हैं अरे वहां कपड़े तेली सूख जाते, क्योंकि वो लोग रहते हैं आर्कटिक सर्कल के आसपास, ये सारे एरिया में रहते हैं वो लोग, तो यहाँ ठंडा रहता है हमेशा। उनके कपड़े सूखते हैं 2 दिन में 3 दिन में। आज कपड़े उन्होंने धो के डाले, 3 दिन बाद कपड़े सूख रहे हैं उनके, 2 दिन बाद कपड़े सूख रहे हैं उनके। और यहाँ आकर सुबह डालेंगे, दोपहर में लौट करके आएंगे, लेकिन कपड़े सूख गए। बड़े हैरान होते हैं वो लोग, कहते हैं इतनी गर्मी। क्योंकि आप जानते हैं साइंस में आपने पढ़ा है, हीट होगा, हीट लगेगा उसमें, हीट से जो भी वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वो कपड़ा सूख जाएगा आपका। तो जो हीट होती है वो कपड़ा सुखा देगी आपकी। वाटर एवोपरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, भाप बन जाता है। हीट नहीं है तो वो स्लो एवोपरेट होगा, स्लो एवोपरेट होगा मतलब वो देर से सूखेगा। इसीलिए आप देखोगे जाड़े में क्या होता है कि कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो अब जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो सूरज यहां से छोड़ करके इक्वेटर पे तो हमेशा रहता है, 12 महीने रहता है, इक्वेटर पे हमेशा गर्मी रहती है। यहाँ हमेशा आपको गर्मी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाता है तब भी ये यहां से यहां इसका एरिया बनाइए, और ऊपर आया तब भी यहां से यहां एरिया बना। तो कुल मिला के यहाँ वाले तो हमेशा ही गर्मियों में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग हैं, हम लोग को राहत रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो मकर रेखा जा रही है ये ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर अब गर्मी शुरू हो जाएगी और हमारे यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड का काम है वो है मौसम को डिसाइड करना। कितनी है लैटिट्यूड्स हैं कितनी? देखिए, एक तो इक्वेटर बीच से खींच दी जाती है, ये लैटिट्यूड्स इधर से शुरू होती है एक पॉइंट से, घूम करके पृथ्वी में पीछे से घूम करके ये आती है, ये पूरी एक ही लैटिट्यूड मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूड अलग होता है। तो एक तो ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 90 ऐसे करके 90 लैटिट्यूड्स वैज्ञानिकों ने और खींची है, और इन सबका अलग अलग महत्व है। और जैसे जैसे ऊपर जाती है ये छोटी होती जा रही है, इनका एरिया जो है वो छोटा जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ी अगर लैटिट्यूड आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो आप कहेंगे इक्वेटर है। कौन सी है? इक्वेटर को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको इक्वेटर अलग से दिखे। ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है। फिर इक्वेटर के नीचे मतलब साउथ में 90 खींची गई है, 90। नाइन्टी ऊपर 90 नीचे, कितनी हो गई? 180। 90 कितना हो गया? 180। और बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, इसलिए हम +1 करते हैं। पहले कंफ्यूज आते हैं सर, 90 ऊपर 90 नीचे तो 180 तो है। एक ये भी तो है इक्वेटर, इक्वेटर को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 181। तो लैटिट्यूड्स कितनी है हमारी? 181 है, 180 टोटल। और एक हमारा इक्वेटर को मिला करके टोटल लैटिट्यूड्स हमारी है 181। 181 अक्षांश रेखाएं हैं,
लैटिट्यूड 181 है, 90 ऊपर 90 नीचे, इनके बीच में अप्रोक्स मतलब लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर सबके बीच में डिस्टेंस रखा गया। औसतन है कितनी? 180 है, एक मिलाकर के 181 है। और ये सारी की सारी, खाली इक्वेटर नहीं, सारी की सारी एक पॉइंट से धरती पे शुरू होती है और घूम के पीछे से जाकर के यहीं आके खत्म हो जाती है। ये है लैटिट्यूड्स, है 181, अप्रोक्स 111 किलोमीटर का बीच में समय। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से होकर गुजरती 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। तो लैटिट्यूड्स के बारे में इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये एक बेसिक क्लास ही लैटिट्यूड्स के बारे में, बहुत एडवांस अगर हम नहीं गए हैं तो अभी जब दोबारा क्लास लेंगे इसकी तब हम जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए थी ताकि आप लोग लैटिट्यूड से, अक्षांश रेखाओं से फेमिलियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लॉन्गिट्यूड के बारे में, फिर हम आपको उससे फेमिलियर कराएंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर उसको लेकर के जाएंगे। अभी हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि लैटिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। कई बच्चे ऐसे हैं मेरे पास और मेरे जानने में कि जिनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से डर लगता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने बच्चे किसी भी सब्जेक्ट से डरते हो, चाहे मैथ से डरते हो, चाहे साइंस से डरते हो, चाहे वो केमिस्ट्री से डरते हो, चाहे फिजिक्स से डरते हो, किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, आपको ज्योग्राफी से लगता है, आपको हिस्ट्री से लगता है, मेरी कोशिश ये है कि आपको आपके स्तर पे आके समझाया जाए ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ सके। तो डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी सब्जेक्ट से, आपको बस ध्यान से सुनना है और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना। कोई भी डाउट, इसमें कुछ भी आपको लगता है, कुछ सर मैं यहाँ पे ये नहीं समझ पाया या ये नहीं समझ पाई, तो जाना है कमेंट बॉक्स पे और टाइप कर देना है, मैं वहां पर आंसर दे दूंगा। अगर कॉन्सेप्चुअल होगा तो मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मेरा जो बेसिक पर्पज है पढ़ाने का यूट्यूब पर, वो ये है कि किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट ना रहे। इस बेसिक को लेकर के मैं सामने आया हूं आपके। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसका मतलब मेरे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि बच्चे के दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, और अगर डाउट है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा नहीं है और मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। तो आपका काम ये है कि मैंने पढ़ा दिया, मेरे दिमाग में जितना मुझे अभी समझ में आया कि एक बेसिक लेवल पे मुझे इतना बता देना चाहिए बच्चे को कि नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, साउथ हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा क्या होती है, बीच में से बांट देती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है और इसको 0 डिग्री पे खींचा गया है, 0 डिग्री पे खींचा गया है। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, मतलब कर्क रेखा हो जाएगी। फिर 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा हो जाएगी। और इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन का मतलब होता है उष्ण कटिबंधित एरिया, मतलब सबसे गर्मी जो होती है पूरी पृथ्वी पे वो इसी एरिया में होती है। इतनी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आज। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर अगर आपको आगे की वीडियो देखनी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड के बारे में आएगी वो आपको मिल जाए। इतना आपको करना है। कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।